साल 2025 भारत के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प साल था। एक ऐसा साल जब उसे वैश्विक मंच पर एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना पड़ा। तो चलिए समझते हैं उन चुनौतियों और कामयाबियों को जिन्होंने इस अहम साल को एक नई शक्ल दी। देखिए, 2025 की शुरुआत भारत के लिए कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों के साथ हुई। इन चुनौतियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मतलब दोनों ही मोर्चों पर अच्छी तरह से परखा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये साल सिर्फ चुनौतियों का नहीं था। इसी उथल-पुथल के बीच 2025 में भारत ने कुछ बड़ी कूटनीतिक कामयाबियां भी हासिल की और कई रणनीतिक बढ़त भी बनाई। तो आज हम 2025 की इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो एक बहुत ही ऊंचे दांव वाला संतुलन का खेल खेल रहा था। आज की हमारी चर्चा इन 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी। हम देखेंगे कि ये पुनर्समायोजन का साल कैसा था, वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे किया गया, ऊर्जा सुरक्षा की दुविधा क्या थी, एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी संबंधों की। एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत को नए तनावों के एक बहुत ही जटिल जाल से गुजरना पड़ा और साथ ही साथ नए मौकों को भी भुनाना था। 2025 में भारत की विदेश नीति को देखें तो एक अजीब सी तस्वीर उभरती है, मतलब विरोधाभासों से भरी हुई। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़े खींचे-खींचे से थे और पड़ोस में भी थोड़ी उथल-पुथल थी। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के साथ चीजें बेहतर हो रही थीं और चीन के साथ भी बातचीत के रास्ते फिर से खुल रहे थे। और देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली जो पुरानी कहावत है वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत ने पाकिस्तान अफगान तनाव का बहुत ही चतुराई से फायदा उठाया और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ दोबारा संपर्क साधा। अब ये जो भू राजनीतिक दांव-पेच हैं, ये हमें सीधे हमारे अगले संतुलन के खेल की तरफ ले जाते हैं, और वो है ऊर्जा सुरक्षा। सोचिए, 1.4 अरब लोगों का देश, यहाँ आर्थिक विकास को रफ्तार देना और साथ ही भू राजनीतिक जोखिमों से बचना, ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। 85%, ये नंबर देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि भारत अपने कच्चे तेल का 85% हिस्सा बाहर से मंगाता है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी है जो इसे वैश्विक झटकों के सामने काफी असुरक्षित बना देती है। तो जाहिर है चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही व्यापक है। एक तरफ घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ गोयाना और ब्राजील जैसे नए सप्लायर्स के साथ आयात में विविधता लाने की कोशिश हो रही है। मतलब एक मल्टी आयामी रणनीति अपनाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर भी इसकी ठोस प्रगति दिख रही है। उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों घरों तक स्वच्छ रसोई गैस पहुंची है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। देश का ऊर्जा परिदृश्य वाकई बदल रहा है। अब ये जो विदेशी निर्भरता कम करने की बात है, ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाती है। टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत का बड़ा प्रयास। 10,300 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो सिर्फ इंडिया एआई मिशन के लिए रखा गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनाना। सेना के आधुनिकीकरण की बात करें तो ये एक बड़ा कदम था। 4.25 लाख से ज्यादा, जी हां, 4.25 लाख से ज्यादा नई और एडवांस्ड कार्बाइन्स। इससे सेना की मारक क्षमता तो बढ़ी ही, लेकिन असली बात यह है कि ये सभी भारतीय कंपनियों से खरीदी जा रही हैं। यही है रक्षा में आत्मनिर्भरता। 4.25 लाख से ज्यादा उड़ान घंटे, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म का भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड है। और यही भरोसा अब भारत के पहले स्वदेशी नागरिक हेलीकॉप्टर का रास्ता तैयार कर रहा है। और ये जो इंडिया एआई मिशन है, ये सिर्फ हार्डवेयर खरीदने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एक पूरी योजना है जिससे एक संपूर्ण एआई इकोसिस्टम बनाया जा सके। मतलब कंप्यूटिंग पावर बनाने से लेकर इसके नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने तक सब कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और रक्षा से अब हम कानून के शासन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ न्याय प्रणाली को अपने एक अलग ही संतुलन साधना पड़ा, एक ऐसे मामले में जिसका बाल संरक्षण पर बहुत गहरा असर पड़ सकता था। तो ये मामला पीओसीओ अधिनियम के इर्द गिर्द घूमता है, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक बेहद अहम कानून है जो खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए ही बनाया गया है। इस केस में जो केंद्रीय कानूनी सवाल था वो ये था कि क्या एक विधायक को
पॉक्सो अधिनियम के तहत एक पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक माना जा सकता है? अब सुनने में ये सवाल शायद सीधा लगे, लेकिन इसके जवाब के दूरगामी परिणाम थे। तो यहां पर ना कानून के शब्दों और कानून की आत्मा के बीच एक बहस छिड़ गई। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट का नजरिया था, जो थोड़ा संकीर्ण था, वो कानून के शब्दों पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कानून का असली मकसद यानी बच्चों की सुरक्षा करना बना रहे। तो वैश्विक कूटनीति से लेकर घरेलू आत्मनिर्भरता और कानूनी व्याख्या तक 2025 भारत के लिए लगातार संतुलन साधने का साल था, और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। इन सभी संतुलन के खेलों में से आखिर वो कौन सा खेल होगा जो भारत का भविष्य तय करेगा?